हमारी नेक्स्ट टैब है डेटा टैब। तो अब हम शुरू करते हैं डेटा। तो यहाँ पे आपके ग्रुप दे रखे हैं कि गेट एक्सटर्नल डेटा, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल्स और आउटलाइंस। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है गेट एक्सटर्नल डेटा। इसके अंदर होता है कि आप बाहर से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डेटा डाटा क्या होता है? तथ्य, कोई भी फैक्ट है, कोई भी फैक्ट है, पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक डेटा बनाता है। और उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या बनती है? एक इंफॉर्मेशन बनती है। तो इंफॉर्मेशन बनने से पहले जो काफी सारे अलग अलग तथ्य, अलग अलग नंबर्स, अलग 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 चीजें मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं, वो क्या होता है? डेटा होता है, जो आपके लिए जरूरी होता है। और काफी सारे डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो डेटा को अगर आप एक्सटर्नली, गेट मीन्स प्राप्त करना, एक्सटर्नली बाहर से अगर आप डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास काफी सारे सोर्स हैं। आप एक्सेस से प्राप्त कर सकते हैं। एक्सेस एक्सेस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, जो हम आप आगे करेंगे। फ्रॉम वेब, इंटरनेट से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इंटरनेट पे आप ध्यान रखिए कि डाटा को आप इंटरनेट से इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वेब पेज के ऊपर जो पिक्चर्स होती हैं वो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ वहां पे जो टेक्स्ट है, सिर्फ टेक्स्ट को ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट फाइल से ले सकते हैं या फिर अदर सोर्सेज से ले सकते हैं। तो अदर हम नहीं छेड़ते हैं यहाँ पे। हम हमारे पास हमने एक्सेल की फाइल बनाई नहीं है, ना ही आप एक्सेल को अभी सीखे हैं। आपने अभी एक्सेल को सीखा नहीं है तो आप वहां से नहीं ले पाओगे। फ्रॉम वेब, वेब से मैं इसलिए नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं है, और जब तक नेट का कनेक्शन नहीं होगा तो वेब पेज ओपन नहीं होगा। ओपन नहीं होगा तो हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे? तुम्हारे पास एक ही सोर्स बचता है, फ्रॉम टेक्स्ट। डाटा को हम टेक्स्ट से इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, नोटपैड की फाइल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले से एक नोटपैड की फाइल है, टूर टेस्ट नाम से। अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल में। तो फ्रॉम टेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, हम अब कहाँ पे है वो? डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो डेस्कटॉप से आप टूर टेस्ट को इंपोर्ट कर देंगे। अभी ये कुछ स्टेप्स हैं, मतलब टेक्स्ट को इंपोर्ट करने की जो विजार्ड है उसमें एक से लेके 3 स्टेप है, वो आपसे पूछेगा। तो फिर आप नेक्स्ट करें। यहाँ पे कुछ आप उनको कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो यहाँ पे तो कर सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करो और फिनिश। इसको आप कहाँ लगाना चाहते हैं? जैसे आप यहाँ से लगाना चाहते हैं इसको तो वो कर ले, और रेंज और ओके। तो जो भी आपने उस शीट के अंदर लिख रखा है कुछ भी, वो आपका सारा का सारा डेटा जो है वो एक्सेल के अंदर आ चुका है। ये होती है एक्सेल फाइल। ये है गेट एक्सटर्नल डेटा, मतलब बाहर से डेटा को अपने सिस्टम में लेके आना होता है एक्सटर्नल डेटा। अब होता है एग्जिटिंग कनेक्शन, जिसके साथ आपने कनेक्शन बनाया हुआ है। जैसे अभी अभी हमने क्या किया है, टेक्स्ट की फाइल, नोटपैड की फाइल से डेटा को लिया है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की फाइल दिखा रहा है। और एक हमने पहले बनाई हुई है AST नाम से। नेक्स्ट है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश का मतलब होता है, जैसे मैं आपको वर्ड में करवाया था टेबल ऑफ कंटेंट, और उसमें हमारी एक अपडेट टेबल थी। अपडेट टेबल का क्या मतलब था कि हमने इंडेक्स बनाने के बाद अगर डॉक्यूमेंट में कोई और हेडिंग्स दी हैं और हम उनको इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं तो हम अपडेट टेबल का यूज करते थे। वैसे ही अब ये फाइल है, इस फाइल के अंदर चेंज करके आप उन चेंज को भी फाइल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप इस फाइल का यूज करते हैं। जैसे ये ओरिजिनल फाइल है तो हम इसके साथ छेड़ नहीं कर सकते, हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। राइट,
कॉपी एंड राइट क्लिक और पेस्ट। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस कॉपी में काम करेंगे। अब जैसे देखो ये यहाँ तक है, हमने इसके नीचे चेंज किया है। जैसे मैंने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, इसको सिलेक्ट करती हूँ, इसको कॉपी किया, देखो, और इसको ओके किया, सेव। अब हम पहले फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, नई शीट लेते हैं, गेट एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम टेक्स्ट, फाइल कॉपी वाली लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, आ गया डाटा। देखो अभी तो हमने चेंज किए थे इसलिए ये फाइल भी यहाँ पे आ रखी है। अब हम इसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, मतलब रिफ्रेश करना है तो यहाँ से आगे का जो डाटा है हम उसको कट कर देते हैं, डिलीट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जी नाम से जो भी मैटर था वो यहाँ पे है नहीं, और हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश ऑल। आप यहाँ से फाइल चूज करो जो आपकी फाइल थी और इंपोर्ट, इंपोर्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जी का जो भी मैटर था वो अब यहाँ पे है नहीं, वो खत्म हो चुका है। तो जो भी आपने ओरिजिनल फाइल के अंदर आपने जो भी चेंज किए हैं उन चेंज को फाइल में इंपोर्ट करने के लिए हम रिफ्रेश का यूज करते हैं। कनेक्शन आपके यहाँ पे दिखाते हैं कि आपने कनेक्शन किस किस के साथ, पहले हमने टू टेस्ट फिर उसकी कॉपी के साथ कनेक्शन किया था, तो इन कनेक्शन को रिमूव और ऐड हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तभी, प्रॉपर्टीज देखो देखो मैं बाहर हूँ यहाँ पे तो प्रॉपर्टीज हमारी हाईलाइट नहीं है। प्रॉपर्टी तभी हाईलाइट होंगी जब आपने जो इंपोर्ट की है फाइल आप उसी के ऊपर हैं, तो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। उसके बारे में गेट डाटा रेंज बताएगा कहाँ से ले रखी है, क्या फाइल है, कितनी है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। ये था कनेक्शन। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर आप पीछे कर चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग और फिल्ट्रेशन भी आप वहां पे कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है जैसे आपने काफी सारा टेक्स्ट ले रखा है और आप उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। मतलब टेक्स्ट को कॉलम के अंदर तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज किया जाता है। अब जैसे कि हमें ये 3A जो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, हम कॉलम की चौड़ाई खुद फिक्स करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट, अब जैसे ये 3A जो है वो एक कॉलम में आनी चाहिए, फिर दो आनी चाहिए, फिर एक आनी चाहिए, फिर जैसे चार आनी चाहिए। तो जितनी आप चाहते हो वहां पे आप इनको सेट करके और नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश। अब देखो जैसे आपने चाहा था वैसे आपका टेक्स्ट जो है वो टूट चुका है। ये होता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट को कॉलम में फ्रेश fill will look at all the data next to you selected and didn't see the pattern of filling. ये ऑप्शन 2010 में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है, एक वैल्यू दोबारा से, जैसे एक ही वैल्यू दोबारा से आ जाए तो वो डुप्लीकेट वैल्यू है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, तो इसमें राम
राम, राम, साईं, साईं 2 बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तो ऐसे अगर हमें काफी, हमारी लिस्ट जो है काफी लंबी है और हम उन वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को हटा सकते हैं कॉलम जे में। यस, ओके। 3 वैल्यू जो थी आपकी वो डुप्लीकेट थी और 7 वैल्यू जो है वो एक यूनिक वैल्यू है, तो आप यहाँ से हमारी वैल्यूज जो है वो हट चुकी हैं। नेक्स्ट आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज मतलब डाटा के ऊपर लिमिट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई भी सेल लेते हैं, सेल के अंदर हम वही डाटा इंसर्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, मतलब दैट वी वांट, तो वही डाटा एंटर करेंगे जो डाटा हम चाहते हैं। तो हम एक सेल जो है उसके ऊपर हम एक सेल लेते हैं, उस सेल के अंदर हम एक लिमिट लगाना चाहते हैं, वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि जितना डाटा हम फील करें, जैसे मैं एक वैल्यू लेना चाहती हूँ कि 100 तक अगर हम कोई भी डाटा फील करते हैं तो वो हमारा वैलिड है, लेकिन 100 से ऊपर अगर कोई डाटा हम उसके अंदर डालते हैं तो उसमें एरर आ जाएगी, मतलब वो नॉट वैलिड है। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक तो सिंपल वैल्यू लगती है, एक तो सिंपल वैलिडेशन लगता है कि जैसे मैं खाली सेल पे वैलिडेशन लगाती हूँ 10 से ए और बी में 10 रो तक वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, और वूल नंबर किसी पे भी लगा लो, जैसे वूल नंबर मैक्सिमम मिनिमम संख्या क्या है, जैसे 1 और मैक्सिमम 100। ओके, अब आप ए और बी के अंदर 10 रो तक अगर आप यहाँ पे 100 से नीचे नीचे कोई भी डिजिट डालेंगे तो वो वैलिड होएगी, लेकिन अगर आप ज्यादा डिजिट डाल दोगे तो वो एक इनवैलिड होएगी। जब आप बाहर क्लिक करना चाहोगे तो उस पे एरर शो करेगा कि जो वैल्यू आपने एंटर की है वो एक इनवैलिड है, तो आप उसको दोबारा से शुरू कर रीट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे 20 डाला तो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दे रखी थी 1, अगर मैं यहाँ पे 0 डालती हूँ तो भी मेरी वैल्यू क्या है, गलत होगी, क्योंकि 0 वैल्यू आप इसके अंदर नहीं डाल सकते, आपने मिनिमम 1 दे रखी है तो आप एक से नीचे नहीं डाल सकते, 2 आप डाल सकते। तो एक वैलिडेशन होता है ऐसे, एक वैलिडेशन होता है कि हम डिजिट हमने खुद लिख रखे हैं, हम इस डिजिट के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, डाटा वैलिडेशन पे जाते हैं, होल नंबर, कम से कम संख्या की हमने जो लिस्ट ले रखी है उसके अंदर 50 से नीचे कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर 500 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ओके, लगा दिया, लेकिन यहाँ पे हमें पता तो नहीं चला कुछ, आपको कुछ इंडिकेट तो नहीं दिया इसने कि ये डाटा इनवैलिड है ये वैलिड है। इसके लिए आप यहाँ पे करके सर्कल इनवैलिड डाटा की, जो डाटा हमारा इनवैलिड है उसके ऊपर सर्कल्स आ जाए, तो जो डाटा मैंने 50 से नीचे और 500 से अबव किया था, 500 से अबव है, ये भी 500 से अबव और ये 50 से नीचे है, तो जिस भी डाटा को मैंने बिलो 50 और अबव 500 5000 किया था उनके ऊपर एरर आ चुका है, वो डाटा आपका इनवैलिड है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा आपका इनवैलिड डाटा है। अगर इन सर्कल को हटाना है तो हम यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स करेंगे, जिससे कि सर्कल्स हट जाएंगे, तो आप यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हो। वैलिडेशन किसी भी चीज पे लग सकता है, किसी भी वैल्यू पे लग सकता है, डेसिमल पे लग सकता है, जैसे कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वर्ड आने चाहिए, पॉइंट के बाद अगर 3 वर्ड आते हैं तो वो भी इनवैलिड डाटा है। लिस्ट पे लगा सकते हो, डेट टाइम पे लगा सकते हो, टेक्स्ट की लेंथ पे, टेक्स्ट की लेंथ है, जैसे कि मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ, यहाँ पे इस सेल में वैलिडेशन लगाया मैंने, टेक्स्ट लेंथ पे मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगाना चाहती हूँ, कम से कम संख्या 5, ज्यादा से ज्यादा संख्या 10। ओके, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सी, जिसमें 5 से ज्यादा वर्ड है,
वैलिडेशन फील्ड में टेक्स्ट पे और इन सब पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। अच्छा, मिनिमम संख्या 5 है, तो 10 और 5 के बीच में है तो कैसे एरर शो होएगा? जैसे मैं यहाँ 4 है, अब बाहर आता है, अब देखो एरर दिखाता है। 5 से नीचे अगर आप कोई संख्या लिखोगे तो एरर है, 5 से ऊपर आप कोई संख्या लिखो, सॉरी 10 से ऊपर जो संख्या लिखोगे उस पे एरर होएगा। तो ऐसे आप इसके अंदर के सारे ऑप्शंस को कर सकते हैं। ये था हमारा डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में जो आपका डाटा है उसको अलग अलग रेंज में समराइजिंग रूप में देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समराइजिंग डाटा फ्रॉम सेपरेट रेंज, डाटा को समराइज कर सकते हो अलग अलग रेंज में। कंसोलिडेटिंग द रिजल्ट इन ए सिंगल आउटपुट रेंज, और जो रिजल्ट है वो आपको एक सिंगल आउटपुट रेंज के अंदर दिखाई देगा। If you have a worksheet of expense figure for each of you regional office, you might use to consolidate to roll up these figures into complete. अब आपको बताते हैं, जैसे कंसोलिडेट का यूज डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए और उनको एक सिंगल रेंज में ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ भी है कि डाटा को अलग अलग वैल्यू से सेपरेट वैल्यू से ऐड करके उसको दूसरे सिंगल में आउटपुट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, हमने सैलरी दे रहे हैं हम किसी भी, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, तो राम को हमने दी 10,000 और राम शाम फिर से राम आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, राम को दी 10,000, राम को हमने फिर से दी 10,000 और यहाँ पे हमने राम को दी फिर से 10,000। तो हमने ये इतनी सेल खराब करी, इससे अच्छा हम यहाँ पे लिख सकते थे राम को हमने दिए 30,000 रुपए। तो ये अलग, ये क्या है, अलग अलग वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को एक रेंज में करने के लिए हम कंसोलिडेट का यूज करते हैं। जैसे इसके साइड में हम कॉलम रेंज सेलेक्ट करते हैं, कंसोलिडेट पे जाते हैं, किस रेंज में चेंज करने हैं आपको, इस रेंज में लेफ्ट कॉलम में हमें इनको दिखाना है। पहले तो इसको ऐड करें और ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं राम जो यहाँ पे वैल्यू थी वो रख, डुप्लीकेट वैल्यू जो लग रही थी उसको हटा दिया और जो आपकी वैल्यू थी उसको ऐड कर दिया। तो इसके लिए कंसोलिडेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज का मतलब होता है कि आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं। ट्राई आउट वेरियस वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज में, फॉर द फॉर्मूला इन योर सीट यूजिंग सैनरियो मैनेजर, गोल शेक एंड टेबल। मतलब वैल्यूज पे आप फॉर्मूलाज वगैरह कैसे क्या लगा रखे हैं, ये लगा के आप उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, सैनरियो मैनेजर, गोल शेक और डेटा टेबल। तो हम सबसे पहले करते हैं सैनरियो मैनेजर। सैनरियो मैनेजर का मतलब होता है क्रिएट डिफरेंट ग्रुप ऑफ वैल्यू और सैनरियो, बनानी अलग अलग ग्रुप्स की वैल्यूज को बनाना और उनको स्विच करना एक दूसरे के अंदर। तो इसके लिए हम सैनरियो मैनेजर का यूज करते हैं। तो सैनरी मैनेजर को यूज करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लो हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि हमने कोई, हमारी कंपनी जो है वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हम पेन बनाते हैं, तो पेन के बनने में कितना पैसा लगता है और उसकी मार्केटिंग वैल्यू में कितना पैसा लगता है, तो हम उसकी
मैक्सिमम प्राइस कितना रखना चाहते हैं, उसका मिनिमम प्राइस कितना रखना चाहते हैं, ताकि हमें उसमें कोई नुकसान भी ना हो ज्यादा, किसी और को भी नुकसान ना हो। तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे, हमारी फैक्ट्री उसको बनाती है, तो वहां पे लेबर खर्च भी लगता है, जैसे जो लोग उसको काम करते हैं, बिजली का भी खर्च लग जाता है, मटेरियल का भी खर्च लगता है। तो हम एक पहले एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे एबीसी कोई कंपनी है, हम इसके अंदर लेते हैं। पहले हमारा आता है मटेरियल, ठीक है, फिर लेबर, अच्छा, फिर हम उसको रेंट भी देते हैं, शायद किराए पे ले रखी हो, अच्छा, और फिर उसकी सेलिंग, सेल करने में। तो जैसे मटेरियल पे हम खर्चा करते हैं, लेबर लगता है हमारा, ये यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं, यहाँ पे टोटल लेते हैं, ऑटो सम, डेटा। अब हम करते हैं सेनरियो मैनेजर। सेनरियो मैनेजर, हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सेनरियो मैनेजर में जाते हैं, ऐड करेंगे कोई भी नाम, मतलब हम मैक्सिमम करते हैं पहले, मैक्सिमम, कि भाई हम इस पे मैक्सिमम कितना लगाना चाहते हैं, रेंज, रेंज आप यहाँ से ले लो, टोटल को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारे खर्चा लग रहा है हम सिर्फ उसको लेंगे, और ये आपको बताया कि किसने बनाया है और टाइम वगैरह, ओके करेंगे। तो हमारा जो मटेरियल है वो 5,000 का, लेकिन हम मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं कि वो 7,000 तक आता है। हमने जो लेबर लगाया वो 3,000 दिया, लेकिन हम उसको मैक्सिमम रखते हैं, 4 का 6 और 4, ओके, ओके। अब हम इसमें मिनिमम और ऐड करते हैं, ऐड मिनिमम, भाई इससे कम खर्चा तो हम नहीं लगा सकते, मिनिमम हमारे लिए खर्चा बस यही है, इससे कम हम नहीं ले सकते। जैसे मटेरियल का 4 हो सकता है, अच्छा, लेबर 2 हो सकता है, ने 1,000 रुपये का कंसेशन कर दिया हर एक में, ओके। अब हम इसकी पूरे की समरी देखेंगे कि क्या लगा हमारा, देखो यहाँ पे सैनरियो मैनेजर आपकी पूरी समरी है, ये आपके चेंजिंग सेल्स हैं, करंट वैल्यू थी, जो आपने वैल्यू ले रखी थी करंट, वो है आपकी 5,000, 3,000, 4,000 और 2,000। मैक्सिमम आपने उसके लिए वैल्यू रखी है 7,000, 5, 6 और 4, और आपने मिनिमम वैल्यू ये रखी है, मिनिमम वैल्यू का टोटल 10,000 बनता है, मैक्सिमम का 22,000, और जो आपकी करंट वैल्यू है उसका बनता है 14,000। तो ये होती है हमारी सैनरियो मैनेजर। आप इस पूरे को एक अच्छे वे में भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से इसकी पढ़ सकते हैं, क्रिएट डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे वैल्यूज के, हमने अलग अलग ग्रुप ही बनाए हैं वैल्यूज के, और और सैनरियो में सैनरियोज, और हम अलग अलग सैनरियोज बनाएंगे, हमने मैक्सिमम और मिनिमम भी बनाया है, और स्विच बिटवीन देम, और उनमें हम पूरे में एक टेबल स्विच बिटवीन करेंगे उनमें, और हम एक टेबल देखेंगे। तो ये होती है आपकी सैनरियो मैनेजर, समझ में आई होगी। अगर आप इनको सिर्फ वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आप, ये ग्रुप है, आप इनको खत्म कर सकते हैं, ये बनती है आपकी, इनको देखना चाहते हैं अच्छे से तो आप इनको देख सकते हैं, ये सैनरियो मैनेजर की टेबल आ गई, ये हमारी सैनरियो मैनेजर। लास्ट आता है हमारा गोल शेप। गोल शेप का मतलब होता है फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट, जो वैल्यू हम चाहते हैं उसका सही इनपुट। जैसे कि हमारे पास काफी बड़ी एक रेंज होती है,
तो यहाँ पे जैसे यहीं पे देख लो आप, टोटल आया है 14,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल जो है वो 14,500 चाहिए था, 14,500 चाहिए था, लेकिन हमारा टोटल आया है 14। और हमें 3,000 की जो रेंज है, तीन लेबर जो है, तीन, इसमें चेंज करना है। तो हम तीन में, तीन की जगह पे क्या लिखें, कौन क्या वैल्यू लिखें कि हमारा टोटल 14,500 हो जाए। तो हम यहाँ पे करेंगे कॉल शेक। कॉल शेक में आपको चेंज कहाँ पे करना है, 14,000 में क्या वैल्यू चाहिए आपको, इसको आपको यहाँ पे सॉरी 14,500 कौन सी वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं, 3,000 वाली में। ओके, अगर आप यहाँ पे तीन की जगह पे 3,500 लिख देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू भी 14,500 बन जाएगी। ये तो थोड़ी सी इजी थी, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है, कोई बहुत बड़ी रेंज होती है, टिपिकल होती है, तो वहां पे आप कॉल शेक का यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास डेटा टेबल। ये थोड़ा सा सी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इनपुट एट द सेम टाइम। एक ही समय में मल्टीपल इनपुट्स देखने के लिए हम डेटा टेबल का यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी है और इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको थोड़े से ध्यान से पढ़ें। जैसे हाँ, हमने कोई भी गाड़ी या कुछ भी खरीदा है, ठीक है, हमने कोई भी गाड़ी खरीदी है, तो आपने सुना होगा कि लोन पे हम गाड़ी खरीदते हैं और फिर हमें पर मंथ या महीने में या 2 महीने में कैसे भी करके हमें उसकी किस्तें भरनी पड़ती हैं, मतलब उसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। ठीक है, पर मंथ उसकी हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। तो वो इंस्टॉलमेंट, उसके ऊपर हमारा टोटल, जैसे 1 साल की इंस्टॉलमेंट निकली है तो 1 साल में 10 लाख है हमारी, तो 10 लाख के ऊपर ब्याज, रेट और वगैरह लग के हमारी कितना इंस्टॉलमेंट बनती है, वो सब निकालने के लिए हम डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पर मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारी टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, उसके लिए हमने लोन लिया है, हमने लिया है लोन 1 लाख रुपए का। ठीक है, इसकी रेट है 5%। अच्छा, ये हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है जैसे कि 60, 90 दिन का। ठीक है, 90 दिन का है हमारे पास टाइम, 3 महीने का। और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इसकी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, पीएमटी फॉर्मूला, पी एम और टी, सॉरी, इक्वल टू पीएमटी। डिजिट स्टार्ट। रेट, रेट कितनी है आपकी, 5/12, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं। कॉमा करके आप यहाँ पे टाइम कर दें, एंटर। सॉरी, 1 सेकेंड। तो ये आपका निकला है कि 10.15% आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपकी रेट निकल गई। ऐसे ही हमने जो लोन लिया है, हाँ, यहाँ पे हम जैसे लोन जो है वो 90,000 रख रहे हैं। और
इस सेल में दिक्कत हो रखी है, ये जो